जय हिंद बच्चों। संजय पब्लिक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका पार्ट थर्ड, उसकी इकाई थर्ड, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में हमारा लेसन 4 चल रहा है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म के ऊपर और स्त्री पुरुष में जो अंतर होता है उसके मामले। कल मैंने आपको बताया था सांप्रदायिकता, धर्म और सांप्रदायिकता के विषय में, और अब हमारा पॉइंट चलेगा धर्मनिरपेक्ष शासन। धर्मनिरपेक्ष शासन, शासन जो होता है वो किसी एक धर्म के ऊपर नहीं चलता कि भाई मान लिया कि जैसे अब पीएम है, तो वो एक धर्म के लिए कोई बात थोड़ी ना करेंगे, एक धर्म के लिए कोई चीज़ लागू नहीं करेंगे, एक धर्म के ऊपर कोई संविधान नहीं लिखा जाएगा, तो वो सभी धर्मों के ऊपर होता है। तो पहले से ही सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी समस्या रही है। हमारे संविधान निर्माता इस समस्या के प्रति सचेत थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए। एक मॉडल चुना, जब हमारा संविधान लिखा गया था तो एक प्रारूप तैयार किया गया था कि ये इसमें लिख करना है। आने वाली पीढ़ी भी चाहे कितने भी साल बीत जाएं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी एक धर्म के लिए लिखा गया था, सभी के प्रति उसमें लिखा गया था। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, यानी कि संविधान में जो भी चीज़ लिखी गई है वो किसी एक व्यक्ति के लिए वैध नहीं है, सभी के लिए है। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी। देखिए, धर्म संविधान के अंदर मान लिया ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, तो आप अपने धर्म के अनुसार काम करने की उनको स्वतंत्रता है, आज़ादी है, छूट है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। जैसे कि उदाहरण है, छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। छुआछूत की इजाज़त, क्योंकि छुआछूत की अगर परमिशन मिल जाएगी तो उसमें एक दूसरे धर्म के लिए परेशानी हो जाएगी। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खतरा नहीं है, यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान आवश्यक है, परंतु सिर्फ इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में, हमारा जो डेली का रोज का हमारा कार्यकाल जो चलता है, हमारे दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रह और दुष्चारों का मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की आवश्यकता है। इसके बाद है हमारा 8वां पॉइंट, जाति और राजनीति। जाति और राजनीति, जाति मतलब अलग अलग बिरादरी, राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियां प्राय देखने को मिलती हैं। इसमें एक
मोटे तौर पर सकारात्मक, यानी कि सकारात्मक सोच जो होती है वो लाभदायक, और दूसरी नकारात्मक नुकसानदेह। जाति और राजनीति के विषय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष निम्नलिखित हैं। अगर हमारे कार्य सकारात्मक सोच के द्वारा होंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी होंगे, और नकारात्मक सोच के लिए होंगे, पहले सोच लेंगे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा होगा, ये होगा, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ेगा। 8वें पॉइंट के अंदर है जातिगत असमानताएं। इसी के अंदर एक पॉइंट है जातिगत जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो पूरे विश्व भर में ही है, पूरी दुनिया में ही है, पर जाति पर आधारित विभाजन केवल भारतीय समाज में देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन उपस्थित होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी यानी कि जैसे कहते पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होना, या पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार का परिवार जो हमारे दादा परदादा उनके भी दादा, तो पीढ़ी चली आती है, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक विशेष अर्थ भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत, कहते हैं ना कि इनके वंशज, जैसे पहले मोहम्मदन राज था, औरंगजेब के बाद में कोई नहीं आया, फिर तो उन्हीं का ही वंशज, उन्हीं का ही वो राज करता आ रहा था, उन्हीं का ही परिवार। वंशानुगत विभाजन की रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के होते हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। वो कैसे देखा जाता है? जैसे कि उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह के उनके बच्चे, यानी कि उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है, न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत यानी कि जो चारपाई होती है और उसकी जो पायत होती है, पायत और सिरहाना बोलते थे ना खाटों के। बेड में तो इतना नहीं होता, बेड में भी अब वो बन जाता है, बैक का सिरहाना होता है और उसका साइड में कुछ नीचा होता है। तो पांत और सिरहाना, पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते। देखिए अभी भी कुछ परिवारों में ऐसा होता है, जैसे कि हमारे दादा हमारे पिताजी, अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति आ जाता है तो उनको खाना खाने के लिए नीचे ही बैठाते थे, और वो भी बाहर की तरफ, अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये अंदर आएंगे तो हमारे घर में क्या बोलते हैं, जैसे छुआछूत वाली बात आती थी, पता नहीं वो क्यों नहीं करने देते थे, जबकि इंसान तो इंसान ही है, ये नहीं है, क्योंकि मेहनत वो भी करता है, साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन पहले के आदमी बहुत ज़्यादा करते थे, अंदर नहीं आने देते थे, उनको खाना भी अलग बर्तनों में देते थे। और शादी वादी करने में भी उनको दिक्कत होती थी,
क्योंकि अपनी ही जाति के लोग बच्चों के साथ शादी, अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा, इतना बहुत कुछ बदल गया है। भारत, इसी के अंदर अब हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत की सामाजिक और आर्थिक विविधता। भारत की सामाजिक, आर्थिक और विविधता। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना होती है, जब चुनाव होती है तो हर घर जाकर परिवार की काउंटिंग लिखी जाती है कि कितने, एक परिवार में कितने कैंडिडेट हैं, और उसको लिख लिया जाता है, नोट किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर, जैसे कि घर घर जाकर उसे नोट करेंगे तो लिखित में होगा तो पता रहेगा कि उस गली में, उस वार्ड में, उस गांव में इतने व्यक्ति रहते हैं। उसके बारे में अनेक सूचनाएं वो जुटा लेते हैं। जब हम घर घर जाके कोई कार्य करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उस परिवार में इतने कैंडिडेट हैं, उसमें लड़के लड़की, स्त्री पुरुष क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते, सभी घर में रहते हैं या सरकारी जॉब पर हैं, इन सब को वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। ठीक वैसा ही फार्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता तो भी फार्म में वो अंकित कर लेते हैं, यानी कि फार्म में लिख लेते हैं। इस कारण देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और उनके अनुपात में आए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं होती है। विश्वसनीय सूचनाएं होती है जब घर घर जाकर एंट्री करेंगे, लिखेंगे धर्म के बारे में, वे किस जाति के हैं। वो जैसे हिंदू के अंदर, हिंदू जाति में भी कई सारी जातियां होती है, हिंदू धर्म में भी। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, वंचित कर देना यानी कि शिक्षा विभाग में उनको रखा नहीं जाता था, हटा दिया जाता था। उनके सदस्य आज भी स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि उस परिवार में शिक्षा ही नहीं पहुंची। शिक्षा नहीं पहुंची तो वो पीछे ही रहेंगे। अगर हमारे परिवार में पहले से ही शिक्षित परिवार है तो आगे भी वो उसका प्रभाव घर में उस परिवार के बच्चों में भी देखने को जरूर मिलेगा। परिणाम स्वरूप शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से बहुत अधिक है। जाति और आर्थिक स्थिति में काफी निकट संबंध है। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट है, राजनीति में जाति। राजनीति में जाति, ये 8 नंबर के हेडिंग में चली हुई है। जाति और राजनीति के अंदर ये इसके पॉइंट हैं। अब देखिए राजनीति में जाति का क्या असर होता है। सांप्रदायिकता के समान जाति भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। एक जाति के लोग या स्वाभाविक सामाजिक समुदाय की संरचना करते हैं और
उनके हित एक जैसे होते हैं। और दूसरी जाति के लोग, जाति हमारे जीवन का एक पहलू है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप से, जाति जो होती है, राजनीति जो होती है, राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, जैसे कि जातिगत असमानता। अब अगला पॉइंट चलेगा हमारा जातिगत असमानता। जातिगत असमानता निश्चित रूप से, यानी कि पक्के से, निश्चित रूप से जाति और आर्थिक हैसियत की पुरानी स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन क्या आया है? आज ऊंची या नीची जाति, आज ऊंची या जैसे ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं और नीची जाति के होते हैं, ऊंची या नीची किसी भी जाति में बहुत अमीर और बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब और बहुत अमीर लोग देखे जा सकते हैं। 20 या 30 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, पहला ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तब सबसे नीची जातियों में कोई अमीर आदमी बामुश्किल, यानी कि मुश्किल से मिलता था। जो नीची जाति थी वो नीची जाति में ही कार्य करती रहती थी, उसको अमीर बनने ही नहीं दिया जाता था। ढूंढे से भी नहीं मिलता था कि हाँ ये नीची जाति के होते हुए अमीर है। पर जैसा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है, जैसे कि जनगणना की जाती है, उसमें पता लग जाता है कि कितने व्यक्ति जॉब पर हैं या घर बैठे हैं या बच्चे कार्य नहीं कर सकते, नाबालिग हैं, तो सारा कुछ नोट किया जाता है। कितने साल का बच्चा है, छोटा 5 साल तक का है, 10 का है, 18 का है, क्योंकि मतदान जो होता है, बच्चा जो होता तो उसको वोट डालने की इजाज़त 18 साल के बाद ही दी जाती है, जब वो 18 साल का हो जाता है। जिसे मासिक खर्च जैसे हिसाबों में पाया जाता है। अभी भी वर्ण व्यवस्था के बाद, वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी होती है और दलित या आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब होती है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच में स्थित होती है, यानी कि उच्च वर्ग के लोग और नीचे वर्ग के लोग और एक बीच के मीडियम। तो आपको समझ में आया इतना, जितना कि मैंने बताया कि उच्च जाति के लोग और नीची जाति के लोग, अब जो अमीर गरीब हैं, नीची जाति में भी अब के जो तबके के हैं व्यक्ति, वो अमीर भी हैं, ऐसा नहीं है। और से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था, पहले देखने को नहीं मिलता था। ऊंचे ऊंचे ही होते थे, अमीर अमीर ही होते थे और गरीब गरीब ही थे। तो देखिए बच्चों, जातिगत असमानता मैंने आपको बताया। और इसके बाद देखिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात 1999 से 2000, ये देखिए इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ नज़र करिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों का प्रतिशत अनुपात 1999 2000 से कितना रह गया?
जाति और समुदाय, ग्रामीण और शहरी, यानी कि शहरी क्षेत्र में कितना है और गांव में कितना है। तो अलग अलग जाति का है, देखो समझा रही हूँ मैं इसमें। अनुसूचित जनजातियाँ 45.8 और शहरी कितने हैं 35.6। अनुसूचित जातियाँ 35.9 और शहर में कितनी हैं 38.3। अन्य पिछड़ी जातियाँ 27.0 और शहर में 29.5। मुसलमान अगड़ी जातियाँ, यानी कि मुसलमानों में जो ऊंची जाति होती है अगड़ी जातियाँ 26.8 और शहरी 34.2। हिंदू अगड़ी जातियाँ 11.7 और शहर में 9.9। ईसाई अगड़ी जातियाँ हैं 9.6 और शहरी है 5.4। ऊंची जाति के सिख 0 और शहरी है 4.9। ऊंची जाति के सिख और अन्य अगड़ी जातियाँ होती हैं 16.0 और 2.7। तो इनका जब हमने टोटल किया तो हमारा क्या हुआ 27.7 और ये इधर कितना हुआ 23.4। तो नोट करिए, जैसे देखिएगा कि यहाँ अगड़ी जाति का मतलब उन सभी लोगों से है। कौन से लोगों से है? जो अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के अंतर्गत नहीं आते। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब है प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति प्रति माह, एक माह यानी कि एक महीने में 327 रुपये। गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं उनका प्रति व्यक्ति 327 रुपये जो ग्रामीण क्षेत्र में है, और शहरी में 455 रुपये से कम खर्च करने वाले लोग। तो देखिए स्रोत, ये स्रोत है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 55वां 1999 और 2000 के बीच का। अब इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जाति के अंदर राजनीति। राजनीति भी जातियों को राजनीतियों के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह केवल राजनीति ही नहीं क्षतिग्रस्त होती है, बल्कि राजनीति भी ग्रस्त होती है। जाति नहीं होती है, बल्कि उसमें जो राज करने वाले होते हैं राजनीति भी ग्रस्त होती है। इसके विविध रूप है, इसके कई रूप हैं। मैं 2 रूपों के विषय में बता रही हूँ अभी। प्रत्येक जाति खुद को बड़ा बनाना, यानी कि खुद को बड़ा मानने लगती है। इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास करती है। यानी कि अपने साथ लेकर चलने को प्रयास करती है, यानी कि सोचती है कि हमारे साथ मिलकर चले। सेकंड रूप है इसका, राजनीति के नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जैसे अगड़ा और पिछड़ा, यानी कि बड़ी जाति और छोटी जाति का बताया था, अगड़ा और पिछड़ा। पिछड़े लोग जो अभी बताए मैंने आपको, उसमें बताए थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों के अंतर्गत नहीं आते। कौन से लोग नहीं आते? अगड़ी जाति के। और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो एक व्यक्ति एक माह का खर्च कितना करता है?
27 बताया था अभी आपको, और शहरी 455। तो देखिए बच्चों, इस लेसन को ध्यान से पढ़ना और देखना कि जब इतने सन में इसका अनुपात निकाला 1999 से 2000 तक का, तो हमारा ये निकल के आया औसत। इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़िए। ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। लेसन 4 जाति, धर्म और सांप्रदायिकता के ऊपर जो चल रहा था, इससे अगला लेसन हम नेक्स्ट डे यानी कि कल कराएंगे। और देखते रहिए, ध्यान से पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और पढ़ाई एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। अच्छे नंबर आओगे तभी आगे फिर अपने मनपसंद के सब्जेक्ट मिलते हैं। अपने मेहनत करते रहोगे तो मनपसंद की जॉब भी मिलती है। मेहनत के ऊपर निर्भर है, जितना आप मेहनत करोगे इतना ही उसकी सफलता प्राप्त करोगे। तो बच्चों देखते रहिए वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।